नमस्कार सभी साथियों को। तो कल जो पढ़ा था वो पढ़ के आए आप सभी। आरंभ में कुछ सवाल हो जाए आपसे। कौन कौन जुड़े हुए हैं? सुनीता जी हैं, शकीला जी, रोशनी जी, प्रतिभा जी, शकुंतला जी, छलसा, बालम जी, दीपचंद जी, धर्म जी। काव्य लक्षण किसे कहते हैं? कौन बताएगा आप में से? मैं बताऊं सर। हम्म। काव्य लक्षण उसे कहते हैं जो काव्य की परिभाषा बताता है, जो काव्य की विशेषता बताता है, उसे काव्य लक्षण कहा जाता है। ठीक है। अच्छे काव्य लक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उसमें दूसरा। हेलो। हाँ दीपचंद जी, आप बताइए अच्छे काव्य लक्षण के क्या हाँ जी सर, विशेषताएं होनी? नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा जो काव्य होता है उसमें अतिव्याप्ति, व्याप्त, अव्याप्ति, असंभव दोष और जो सुबोध हो, परिभाषिक शब्द की मांग नहीं हो, ऐसा जो काव्य होता है वो सर अच्छे काव्य लक्षण में आता है। एक इसमें ये भी हो सकता है, संक्षिप्त होना चाहिए। बिल्कुल वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए। हाँ, और पारिभाषिक शब्दावली से मुक्त होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रथम काव्य लक्षण कौन सा था जिसके अंतर्गत काव्य के आंतरिक पक्ष की बात की गई? आनंद वर्धन का। क्या था, बोलिए आप। आनंद वर्धन ने जो है आत्मा बताया था ध्वनि को। अगर मेरी और आवाज आ रही है तो हमारे पास आज बिल्कुल भी आवाज साफ नहीं आ रही है। अन्य साथियों को साफ आवाज आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल साफ आ रही सर है। इसमें क्या है, एक दो के स्पीकर चालू है, ये बंद हो जाएंगे तो फिर अच्छी आवाज आ जाएगी सर। सब हाँ। म्यूट करवा दो सर। तो सुनीता जी, आपको अगर लगातार आवाज सही नहीं आ रही है तो आप एक बार लेफ्ट होके दोबारा जुड़ना। ठीक है। सर मैं बताऊं इसका उत्तर। हाँ हाँ बताइए। इसमें ध्वनि को आत्मा कहा है काव्य की, और शब्दों को शरीर कहा है। तो स्वर प्रथम जो है आंतरिक पक्ष पर बल दिया है इन्होंने। तो परिभाषा क्या थी, याद है आपको? हाँ, काव्य आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीर ऐसे करके। ठीक है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, और दूसरा शब्दार्थ शरीरः त्वात् कायम्। काव्यम। ठीक है। अच्छा, प्रथम काव्य लक्षणकार कौन थे? सर भामा। भामा। प्रथम काव्य लक्षणकार। सर परिभाषा देने वाले तो अग्नि पुराण में दिया गया जी, था, और सर भामा है। प्रश्न दोहराइए दोबारा। सर ये इसका होगा अग्नि पुराणकार। हाँ, प्रथम काव्य लक्षण देने वाले अग्नि पुराणकार। सर मेरा एक डाउट वाला प्रश्न है। आपने बताया था कि प्रथम काव्य शास्त्री जो है वो भामा है, और उनकी पुस्तक ही मानी जाती है। बल्कि हमने ऐसा पढ़ा था कई पुस्तकों से कि सबसे प्राचीनतम जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र माना जाता है। नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, अच्छा। वो नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय पद्धति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ भामा का है, काव्य अलंकार। ठीक है सर। ठीक है। और हाँ, काव्य के लक्षणों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। जी सर मैं बताऊं। जी हाँ सर एक मिनट। सर इसमें ये होता है कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो सर नाटकों के लिए, काव्य के लिए नहीं है। लेकिन उसमें जो जो लक्षण बताए गए हैं वो नाटक के लिए, न कि काव्य के लिए। लेकिन फिर क्या, जो परवर्ती आचार्य थे उन्होंने उस हिसाब से ग्रहण कर लिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो कल आपको जबकि वो जैसे मूलतः नाटक के लिए थे सर, वो काव्य के लिए नहीं थे सर। वो काव्य को भी नाटक के अनुरूप बताते हैं। नाटक के हाँ अनुरूप जी, काव्य कैसा होना समकक्ष चाहिए माना इसका सर उन्होंने। लक्षण बताया जाता है। जी लेकिन उन्होंने। नाटक भी तो काव्य का एक भेद माना जाता है। तो वहां पर वो काव्य के अंतर्गत नाटक के अंतर्गत काव्य की बात करते हैं भरत मुनि। ठीक है सर। वो काव्य के अंतर्गत नाटक की बात नहीं करते, नाटक के अंतर्गत काव्य की बात करते हैं।
शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, जब वो ये काव्य के लिए लक्षण देते हैं तो अंत में कहते हैं शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, नाटक को देखने के लिए इस प्रकार का काव्य शुभ है। किस प्रकार का? जिसमें गूढ़ शब्द न हो, ललित और मृदु शब्दावली हो, बहुरसकृत, अधिकाधिक लोगों को समझ में आए, ठीक है, आनंद देने वाला हो, तर्क संगत हो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि काव्य के लक्षण नहीं है, लक्षण ये भी है, ये भरत मुनि के द्वारा दिया गया है, ठीक है। पर काव्य शास्त्र की दृष्टि से जो पहला लक्षण दिया गया वो अग्नि पुराणकार का माना जाता है, और प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो भामह का माना जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी का? हाँ सर। हाँ, ठीक है। आपके अनुसार काव्य का एक अच्छा लक्षण क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? तो आपके अनुसार आप काव्य का लक्षण प्रस्तुत करें। काव्य का लक्षण आप में से कोई बताए। तो सर्वमान्य रूप से वो जगन्नाथ का जो है काव्य लक्षण, रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्द, उसमें अर्थ को साथ में लेते हुए वो एक बिल्कुल। सार्थक। हाँ, तो कल हमने उसमें संशोधन किया कि शब्द के साथ में अर्थ, अर्थात रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्दार्थो काव्यम, ये काव्य की एक परिपूर्ण परिभाषा है जो सर्वस्वीकृत की जा सकती है या सर्वाधिक मान्य की जा सकती है, ठीक है। और भामह ने काव्य के कितने भेद माने हैं? दो। कौन कौन से? सर एक गद्य बात पद्य। पूछनी थी। हाँ हाँ, भामा ने भी शब्दार्थों सहित काव्यम कहा है और जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो यहाँ पर भी शब्द और अर्थ की बात हुई है और भामा में भी शब्द और अर्थ की बात हुई है, तो इसको हम कैसे श्रेष्ठ मान रहे जगन्नाथ को? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है। जगन्नाथ के यहाँ पर शब्द एक पहले आया रमणीयार्थ, भामह के यहाँ केवल शब्दार्थों सहित तो काव्यम, शब्द और अर्थ का समन्वय है। यहाँ पर आता है रमणीयता। रमणीयता शब्द जो समानार्थी है वो रसात्मकता का है, वो सर क्या समानार्थी है मेरी आवाज आनंद। आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही है? सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? सर अब आपने हाँ कहा या ना कहा ये भी नहीं सुना रहा है मेरे को। से अब मेरा अभी सिलेक्ट आपको नहीं हो पा रहा है तो शायद मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी। आवाज ठीक है, नहीं आ रही मेरे पास बिल्कुल भी। आप एक बार लेफ्ट करके एरोप्लेन मोड में डाल करके दोबारा जुड़े टेलीग्राम पे, ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड बाद में देख लेना। हाँ, तो हमारा भामह कहते शब्दार्थों सहित काव्य, शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है, ठीक है। वहां केवल शब्द और अर्थ का ही समन्वय की बात की गई। जगन्नाथ के यहाँ शब्द आता है रमणीयार्थ। जो रमणीयार्थ शब्द है वो रसात्मकता का पर्याय है, वो आनंद का पर्याय है, ठीक है, उसमें चमत्कार भी आता है। तो इस कारण से रमणीयार्थ का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। और दूसरा, ये किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे रस है, रीति या वक्रोक्ति, किसी से भी। इसलिए तो रमणीयता काव्य के माध्यम से अगर रमणीयता प्राप्त हो रही है काव्य से, या किसी भी जो रचना है, कृति है, शब्द और अर्थ है, उनसे अगर रमणीयता उत्पन्न हो रही है तो वो काव्य है। और रमणीयता के लिए यहाँ पर शर्त नहीं है कि रमणीयता रस से होनी चाहिए, ध्वनि से होनी चाहिए, अर्थात ये उन सभी तत्वों का वाचक है जिसमें रस, ध्वनि, अलंकार, रीति सब आ जाएंगे। इस कारण जो ये रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्दार्थो काव्यम को एक सर्वाधिक पुष्ट और सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है, ठीक है संदेशा जी? जी सर।
हाँ, तो ये आप रमणीयार्थ शब्द के अर्थ में ये विशेष महत्व इसमें इस रमणीयार्थ को दिया गया है ना। रमणीयता जो शब्द है उसको विशेष में, और रमणीयता ये सभी का वाचक होता है। रमणीयता जैसे नगेंद्र एक जगह शब्द रमणीयता का प्रयोग करते हैं, दूसरी जगह रंजकता, और तीसरी जगह उस रमणीयता के स्थान पर रसात्मकता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये रस का ही लगभग समानार्थी और पर्यायवाची, पर ये किसी जैसे रस कहते तो संप्रदाय से बंध जाता है। तो ये संप्रदाय निरपेक्ष होने के कारण व्यापक भी है और काव्य को लगभग अपने अर्थ में समेटता है, इसलिए हम इसे अधिक पुष्ट मानते हैं। अच्छा, दंडी ने काव्य के कितने भेद किए थे? 3, गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, तो लगभग आपने याद तो कर ही लिया है जो कल पढ़ा है। जयदेव का कोई दोहा श्लोक बता सकता है? उनका जो केवल आगे के शब्द याद मम्मट है। के विरोध में बोला था उन्होंने। निर्दोष सर अर्थ बता सकती हूँ हिंदी में? 2 शब्द याद है, निर्दोषा लक्षणवती। हाँ नहीं, सर, नहीं, कल नहीं, आपने एक और हाँ, चीज बताई थी ना, मम्मट की परिभाषा पर विश्वनाथ के आरोप, वो थोड़ा बता सकते हो फिर से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जयदेव का तो वो जी सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए जयदेव जी का। वो अग्नि और उष्णता का उदाहरण दिया था उन्होंने कि भाई जब अग्नि है और हम उसमें कल्पना करें कि उष्णता नहीं हो, ये संभव नहीं है अलंकार के परिप्रेक्ष्य में। और एक जगह वो अग्नि पुराणकार वो भी कहते हैं, अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, है ना। अलंकार के बिना सब सरस्वती है, वो भी विद्वा है। तो ये उसी के हिसाब से बातें कही हुई है। तो ये परिभाषा तो अग्नि पुराण की है। हाँ, ये अग्नि पुराण की, हाँ, विधवा वाली। पर इसमें भी अलंकार को महत्व अधिक दिया गया है। उसकी जयदेव की अंगीकरोति यस, है ना, ये वाला जो श्लोक है ये जयदेव का है। तो हाँ, अभी आपने क्या पूछा था, विश्वनाथ के जो आरोप है वो। हाँ, विश्वनाथ ने जो मम्मट की परिभाषा के 3 शब्द है, तीनों पर ही आरोप लगाए। एक तो अदोषों को लेकर के, है ना। अदोषों में क्या आरोप है? तो वो कहते हैं कि अगर हम ये कल्पना करें कि जो साहित्य है उसका सृजन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो, दोष रहित साहित्य की सृजना करना असंभव कार्य है। हो भी सकता है तो कुछ गिनी चुनी रचनाएं हो सकती है। अगर इस आधार पर हम साहित्य को कसेंगे इस कसौटी पर, तो हमारे पास साहित्य शेष ही नहीं रहेगा। तो एक तो इसको बाहर कर देते। दूसरा कहते हैं शब्दार्थ हो सगुण हो, है ना। तो ये सगुण और शब्दार्थ, ये शब्द इन्होंने प्रयुक्त किया है। तो इससे ये मम्मट क्या कहना चाहती है? वो कहते हैं इसको ये 2 अर्थ में ले सकते हैं। एक तो ये कि इस अर्थ में कह सकते हैं कि इसके द्वारा सगुण शब्द और अर्थ के जो गुण है वो रस की नित्य धर्म है। तो अगर उन नित्य धर्म के द्वारा रस की व्यंजना हो या रस प्रकट होना चाहिए, अगर ये कहना चाहते हैं तो उनको निश्चित रूप से सगुण शब्दार्थों के स्थान पर सरसो शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, तो एक तो ये आरोप लगाते हैं। दूसरा कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये सगुण शब्दार्थों से मम्मट का अर्थ था कि काव्य में रस के अनुकूल जो शब्द और अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं, सगुण गुणों सहित शब्द अर्थ जो प्रयुक्त हो रहे हैं, वो रस के अनुकूल, अर्थात जैसे रस में जो गुण आते हैं, कोमल और ये कठोर वर्ण, उनके अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो जो गुणों के अनुकूल कोमल और कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए, अगर ऐसा मम्मट कहना चाहते हैं, तो ये भी काव्य की परिभाषा न होकर के ये कि काव्य का उत्कर्ष कैसे हो इसके बारे में बताता, न कि काव्य क्या है ये बताता है। तो इन 2 मतों को अस्वीकार कर देते हैं। फिर कहते हैं अन अलंकृति पुनः क्वापी। इस पर भी वो यही आरोप लगाते हैं कि अलंकार जो है वो क्या है, काव्य के उत्कर्षक है। अलंकार होने या न होने से काव्य परिभाषित नहीं होता। तो ये तीनों शब्दों को लेकर के विश्वनाथ जी की आपत्ति थी मम्मट से। ठीक है, हाँ
तो आज हम काव्य हेतु पर बात करें, ठीक है? जी सर जी। हाँ, हम काव्य हेतु शुरू करते हैं, ठीक है? तो शब्द है काव्य हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। तो जब काव्य हेतु बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि काव्य का कारण क्या है, काव्य उत्पन्न कैसे होता है, काव्य उत्पन्न कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से काव्य की जो सृष्टि हो सकती है, काव्य की सृजना हो सकती है, इसके लिए ऐसे कौन से कारण हैं जो काव्य को उत्पन्न करते हैं, उसकी सृजना करते हैं, तो इस पर हम बात करें। तो काव्य हेतुओं की जब हम बात करते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से 3 काव्य हेतु माने गए। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। इनमें भी प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा के परिष्कारक माने गए, ठीक है, या उसका सहयोग करने वाले, सहयोगी बताया गया उन दोनों को, ठीक है। कुछ कुछ आचार्यों ने केवल प्रतिभा को ही माना है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न आचार्यों का मत है कि हमारा जो काव्य हेतु है 3 है, जो वर्तमान में ये है कि तीनों का जो समन्वित रूप है वो काव्य हेतु है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों का जो समन्वित रूप है वो काव्य के हेतु, तीनों ही समन्वित रूप में, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम काव्य हेतु में बात करेंगे तो आचार्य दंडी ने इसके बारे में सबसे अच्छी परिभाषाएं शुरुआत में ही दे दी थी कि नैसर्गिक प्रतिभा, जो प्रतिभा है वो कवि में होनी चाहिए एक तो काव्य निर्माण के लिए, ठीक है। दूसरा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है कि आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भले वो समाज में उठने बैठने से, आपके व्यवहार से आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ नीति के दोहे लिखे गए हैं विभिन्न प्रकार के, तो नीति के दोहे क्या है कि समाज का व्यवहार को देख करके उसके अनुकूल दोहे लिखे गए हैं। जैसे कबीर के अगर दोहे देखेंगे तो वो सारे लोक पर आधारित है ना, लोक व्यवहार पर आधारित है। कबीर जहां जहां गया, जो दिखा उसके अनुसार, अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखे वो सारे, तो वो लोक व्यवहार पर आधारित है। दूसरा है शास्त्र ज्ञान। तो दूसरा क्या है? शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान के आधार पर आप दोहे लिख लें या कविताएं करते हैं, तो जैसे आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के आधार पर आप फिर काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं, या काव्य रचना उनसे प्रेरित होकर उनसे वैसी रचनाएं लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं। तो जो भी लिखते हैं मतलब वो अपना है कि या तो आप शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र और लोक ज्ञान में लोक ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। तो व्युत्पत्ति के लिए, व्युत्पत्ति के अंतर्गत वे सभी चीजें आ जाती हैं जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाते हैं, वो सभी व्युत्पत्ति में आएगी, जिसका अध्ययन, अध्यापन या व्यवहार के द्वारा जो भी हमारी समझ विकसित होती है वो सब व्युत्पत्ति में आएगी। और व्युत्पत्ति को निपुणता, बहुज्ञता, ये शब्द व्युत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा है अमंद अभियोग। निरंतर, निरंतर अभियोग यानी अभ्यास, तो निरंतर अभ्यास होना चाहिए। दंडी ने ये 3 काव्य हेतु माने हैं और यही 3 काव्य हेतु है। तो अमंद अभियोग, अभियोग के स्थान पर अभ्यास है। नैसर्गिक प्रतिभा, विवेकीय प्रतिभा, ठीक है, और निर्मल शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान मतलब अध्ययन, ज्ञान, जो विद्या अपन प्राप्त करते हैं वो शास्त्र ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगी। ये 3 काव्य हेतु बताइए, तो आप पहले तो ये नोट कर लेंगे दंडी के द्वारा बताई गई 3 काव्य हेतु। काव्य हेतु ऊपर लिखे, नीचे आचार्य का नाम लिख ले, दंडी लिख ले आप, वो दंडी के सामने लिखना है। बोलो। नैसर्गिक प्रतिभा पहला,
निर्मल शास्त्र ज्ञान, तीसरा अमंद अभियोग। ठीक है, तो ये दंडी के 3 काव्य हेतु बताए हैं दंडी ने। फिर आचार्य हुए रुद्रट और कुंतक। रुद्रट और कुंतक, इन्होंने 3 बताए हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन दोनों ने ही बताए ये 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को इन दोनों ने बताए। वापस बोलना इसका, रुद्रट और कुंतक का। शक्ति, शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लिख लिया तीनों का? अगले आचार्य है वामन। इन्होंने भी 3 ही काव्य हेतु माने हैं। लिख लिया? वामन का पहला है लोक। लोक का अर्थ है लोक व्यवहार का ज्ञान। दूसरा है विद्या। विद्या के अंतर्गत आएगा शास्त्र ज्ञान। तीसरा है प्रकीर्ण। लिख लिया सबने? हाँ, जैसे लिख ले आप बोल दिया करो मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूँ। ठीक है, प्रकीर्ण का क्या अर्थ है सर? हाँ अब देखो, अब ये कंफ्यूज मत होना कि वामन ने 6 दिए काव्य हेतु, 7 दिए, 8 दिए, 10 दिए, ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वामन ने काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु 3 ही माने, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। पर प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्व बताए। प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्व बताए गए हैं उनके द्वारा। 6 तत्व कौन कौन से हैं, ये हमें अब उसके बारे में अध्ययन करना, 6 तत्वों के बारे में। ठीक है, तो वो 6 तत्व कौन कौन से हैं जो वामन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो वामन का जो पहला शब्द आता है लक्ष्यज्ञता। ठीक है, क्या है? लक्ष्यज्ञता, अर्थात काव्यों का अनुशीलन। पहला लिख लिया? जी आगे बोलिए। दूसरा है वृद्ध सेवा।
कोष्ठक में लिख लेना गुरु शिक्षा। जी। और तीसरा लिखें प्रतिभा। जी। 3 हो गए, लक्ष्यज्ञता, प्रतिभा, वृद्ध सेवा। ठीक है, 3 और हैं, इनको आप आसानी से याद करेंगे क्योंकि तीनों ये अ पर है। ठीक है, क्या क्या है? अवधान, अवेक्षण, अभियोग। अवधान, अवेक्षण, अभियोग। तो पहला लिखें अभियोग। अभियोग का अर्थ होगा, कोष्ठक में लिख देना अभ्यास। हो गया, अभियोग का अर्थ है अभ्यास। उसके बाद है अवेक्षण। अवेक्षण अगर याद नहीं रहे तो अवेक्षण निरीक्षण, अरे अवेक्षण निरीक्षण ऐसे आप याद करना। अवेक्षण का मतलब होता है ध्यान देना, ऊपर देखना, निरीक्षण करना। ठीक है, तो निरीक्षण किसका करना? अपनी काव्य रचना के अंदर आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उनका, या जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं उनका ढंग से अध्ययन करना, निरीक्षण करना। जैसे पहले के लोग जो कवि होते थे वो लगभग अमरकोश वगैरह इन ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जिनके अंदर बहुत सारे शब्दों के अर्थ दिए हुए थे। ठीक है, तो उसमें से फिर आपको जो उपयुक्त शब्द हो आपके काव्य के लिए, या जब आप काव्य सर्जन कर रहे होते हैं उस समय भी आप काव्य सर्जन करते हैं, आपके एक कविता लिखने के लिए, एक पंक्ति लिखने के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं, फिर उनमें से आपको कौन सा शब्द चुनना है और कौन सा नहीं चुनना है। ठीक है, तो ये आएगा अवेक्षण में। और अंतिम है अवधान। अवधान कहते हैं समाधि को। ठीक है, या हमारी जो चित्त की एकाग्रता होता है उसको कहते हैं अवधान, या ध्यान की अवस्था। अवधान, ध्यान की अवस्था। क्योंकि जब हमारा चित्त एकाग्र होगा तभी हम काव्य का सृजन कर पाएंगे, एक उसको एक अच्छा क्रम विन्यास दे पाएंगे। तो वामन ने 3 काव्य हेतु माने हैं। ठीक है, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। ठीक है, लोक का अर्थ है लोक शास्त्र का ज्ञान, विद्या यानी शास्त्र ज्ञान। प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्व माने हैं, जिसमें पहला लक्ष्यज्ञता। लक्ष्यज्ञता का अर्थ है प्राचीन काव्यों का अनुशीलन। दूसरा है अभियोग यानी अभ्यास। तीसरा प्रतिभा है ना। चौथा अवेक्षण है, यानी काव्यों का निरीक्षण करना, या जो भी शास्त्रीय चीजें हैं उनका निरीक्षण करना और अपने काव्य के अनुरूप शब्दों का चयन करना। ठीक है, अवधान, समाधि। ठीक है, वृद्ध सेवा। वृद्ध से तात्पर्य है कि हमारे गुरुओं द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, या समाज के लोग भी जो वृद्ध होते हैं जिनके पास अनुभव होता है उनके द्वारा भी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो वृद्ध सेवा के अंतर्गत आएगा। तो ये 6 तत्व बताए गए हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत। पूछा जाता है अक्सर कि प्रकीर्ण में कौन कौन से तत्व है, या इनमें से कौन सा तत्व प्रकीर्ण के अंतर्गत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये शब्द वही याद रखने हैं आपको, जैसे अभ्यास नहीं याद रखना, अभियोग याद रखना है। तो वामन का हो गया। अच्छा, भामह का छूट गया था। भामह ने केवल प्रतिभा को ही माना है। काव्य का जो मुख्य हेतु है वो प्रतिभा को ही माना है। तो
अगले इन आचार्यों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसके बाद एक आचार्य आते हैं वाग्भट। सर एक वाग्भट प्रश्न है बीच में, टोक हम्म, रोक रही हूँ। आपने बोला भामा ने केवल प्रतिभा को माना है, लेकिन वो 3 साधन तो बताते हैं ना, व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी साथ में। तो मुख्य रूप से जो हेतु माना है उन्होंने एक ही प्रतिभा को ही माना है कि ये अन्य दो है प्रतिभा के परिष्कार हो सकते, पर कार्य हेतु उन्होंने एक ही माना है। अच्छा, एक ही माना है, तो इस हिसाब से फिर एक और आचार्य है जो केवल प्रतिभावादी है, और वो है जगन्नाथ। तो हम इन दोनों को भी केवल प्रतिभावादी बोल सकते हैं या फिर केवल उन्हीं को? नहीं, भामह का एक पक्ष ये भी है कि उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास का उल्लेख तक थोड़ा करते जरूर हैं। मुख्य रूप से वो कहते हैं कि जड़ बुद्धि लोग होते हैं वो भी अभ्यास वगैरह तो कर लेते हैं, ऐसा भामह कहते हैं। ठीक है ना, गुरु शिक्षा वगैरह तो, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा आवश्यक होती है ऐसा कहते हैं। जबकि जगन्नाथ केवल प्रतिभा को ही मानते हैं, बाकी चीज का उल्लेख नहीं। ठीक है, तो अगर ये वाला आता है तो भामह वाला अक्सर पूछा नहीं जाता कभी भी। तो प्रतिभा को केवल मानने वाले को जगन्नाथ का ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आचार्य के जो सारगर ही हुए मम्मट की तरह, वो थे वाग्भट। तो उन्होंने इसके साथ एक प्रतिभा का लक्षण दिया। ठीक है, काव्य हेतु तो ये बताई हमने, उसके उन्होंने क्या प्रतिभा का बारे में बताया। प्रतिभा की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, क्योंकि प्रतिभा क्या है। ठीक है, अच्छा जैसे पहले मम्मट की बात कर लेते हैं। ये वामन का हो गया, वामन ने 3 माने हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। और प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्व हैं, ये आपको याद रखने। प्रकीर्ण वाले अक्सर पूछा जाता है प्रकीर्ण के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये शब्द आपको जो लिखवाए वही याद रखने हैं। तो मम्मट का काम ही क्या है, सार ग्रहण। तो उनसे पहले जो भी सिद्धांत दिए गए उनका इन्होंने सार रूप में वापिस लक्षण प्रस्तुत किया काव्य हेतु के लिए। काव्य हेतु को एक जगह संग्रहित करके उन्होंने बताया शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य दिव्यक्षा काव्य की शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद्भवे। तो क्या क्या बताया इन्होंने, शक्ति, दूसरा निपुणता। निपुणता कैसे आएगी, लोक का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, काव्य दिवेक्षा अर्थात काव्यों का अवेक्षण करना यानी काव्यों का निरीक्षण करना, काव्य की शिक्षा अभ्यास, और क्या है, काव्य शिक्षा का अभ्यास करना। तो लोक शास्त्र काव्य दिवेक्षा ये क्या आ जाएगा, निपुणता के अंतर्गत। ठीक है, और काव्य की शिक्षा अभ्यास ये आएगा अभ्यास के। पहला शब्द दिया है इन्होंने शक्ति, तो तीनों काव्य हेतु को इसके अंतर्गत बता दिया है। ठीक है, तो इन्होंने जो वामन ने जो सब कुछ बताया था प्रकीर्ण के अंतर्गत, लोक और विद्या और प्रकीर्ण के, उन सबको 3 शब्दों में सम्मिलित किया है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो ये जो मम्मट के द्वारा दिए गए हैं, मम्मट ने भी 3 ही काव्य हेतु माने हैं। और कौन कौन से, पहला है शक्ति, शक्ति यानी प्रतिभा, और उस शक्ति के लिए मम्मट कहते हैं शक्ति कवि तो बीज संस्कार रूप, अर्थात कवित्व का निर्माण करने वाली जो बीज रूप, कवित्व का बीज रूप जो है वो क्या है, शक्ति है। और शक्ति प्रतिभा का ही पर्यायवाची। अब ये तीनों आपने नोट कर ली, मम्मट के लिए 3, शक्ति, हाँ ठीक है, दूसरा लोक और शास्त्र के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निपुणता, और काव्य शिक्षा के द्वारा और काव्य का अभ्यास। ठीक है, ये 3 है मम्मट के। मम्मट ने हालांकि उनका सार ही दिया जो इससे पहले कहा गया उसका सार था। अब हम बात करते हैं कि
शक्ति क्या है या प्रतिभा क्या है। ठीक है, प्रतिभा के लिए जो सबसे अधिक जो प्रतिभा की परिभाषा वगैरह जो पूछी जाती है परीक्षाओं में, वो भट्ट तोत के द्वारा दी हुई है और उससे ज्यादा सटीक भी है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए अर्थों का उन्मेष करने वाली जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो क्या है, प्रतिभा है। ये कौन कहते हैं, भट्ट तोत। अच्छा, प्रतिभा को अगर सब सरल रूप में अगर हम पहले बात करें तो प्रतिभा क्या है, तो प्रतिभा वह तत्व है जिसके माध्यम से कोई कवि या कोई व्यक्ति काव्य सृजन करने में सक्षम होता है। वो अपने काव्य के अनुकूल या अपने काव्य विषय के अनुकूल शब्दों का अनायासी प्रयोग कर पाता है, या अपनी जो आत्म भावना है उसकी अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से कर पाता है अनायास रूप में, वह प्रतिभा है। ठीक, तो प्रतिभा अर्थात एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जो मन के भाव है उनको अभिव्यक्त कर पाता है। प्रतिभा के अभाव में अभिव्यक्त कर पाना या उसी रूप में कर नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कबीरदास के लिए कहा जाता है कि भाषा इनके सामने लाचार रहती थी, है ना, मान के चली तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर के वो अपने अनुसार भाषा का प्रयोग कर लेते थे। वो तानाशाह जैसे कहा गया। तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर प्रतिभा थी और उस प्रतिभा के माध्यम से वो जैसे चाहते थे वैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, विषय के अनुकूल जैसे शब्द चाहिए थे, जैसी उनको रचना करनी होती थी उसे के वैसे ही करते थे। तो ये केवल प्रतिभा के माध्यम से ही संभव है। जो व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है ये प्रतिभा का परिष्कार कर सकते हैं, अर्थात प्रतिभा को और चमत्कृत कर सकते हैं और प्रखर कर सकते हैं, है ना, किंतु प्रतिभा को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जो जबरदस्ती कवि बनते हैं कि कवि बनना है मुझे, तो वो ठीक है, कविताएं लिखते हैं और कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं जबरदस्ती इधर उधर से सब ढूंढ के, या दूसरों की 10 कविताएं देख करके फिर एक कविता लिखते हैं, है ना, तो वो चल नहीं पाते, क्योंकि जो मौलिकता जो आती है वो प्रतिभा से ही आती है। तो अब हम प्रतिभा की विभिन्न आचार्य के हिसाब से बात करते हैं, प्रतिभा क्या है। तो रुद्र तो क्या कहते हैं, ननु शब्दार्थो प्रतिभा। ठीक है, और एक रुद्रट प्रतिभा के लिए कहते हैं कि जिसके बल पर कवि अपना जो काव्य विषय है उसके लिए अनुकूल शब्दों को अनायास ही प्रयोग में कर देता है, जिसके बल पर, जिस शक्ति के बल पर, वो प्रतिभा है। रुद्र बताते हैं कि जिसके बल पर कवि अनायास ही अपने विषय के अनुकूल शब्दों का प्रयोग कर देता है या अपने भावों की अभिव्यक्ति कर देता है, वो क्या है, प्रतिभा है। भट्टतोत का बता दिया, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए अर्थों का जो उन्मेष करती है, अर्थात नए नए अर्थों को प्रकट करती है, वो क्या है, प्रतिभा है। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक क्या कहते हैं, पूर्व जन्म और इस जन्म में जो संस्कार मिले हैं उनसे जो उसका परिष्कार हुआ है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का, वो क्या है, शक्ति है या प्रतिभा है, कवित्व शक्ति या प्रतिभा है। तो पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कारों से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति क्या है, प्रतिभा है। ये कहते हैं कुंतक। मम्मट कहते हैं कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसके लिए,
शक्ति है कवित्व बीज संस्कार है। अर्थात शक्ति क्या है? कवित्व बीज का संस्कार है। तो उसके बाद आते हैं आचार्य जगन्नाथ। जगन्नाथ वही बात कहते हैं जो रुद्रट कहते हैं कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ को प्रस्तुत करने की जो क्षमता है प्रतिभा कहते हैं। दोनों की लगभग समान है। रुद्रट बल शब्द का प्रयोग करते हैं कि जिसके बल पर कवि अपने काव्य विषय के अनुकूल शब्दों का चयन कर अपनी अभिव्यक्ति करता है। और जगन्नाथ कहते हैं कि जिसके आधार पर काव्य रचना के अनुकूल शब्द अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता है, वो क्या है? प्रतिभा है। तो ये दोनों का लगभग सेम है। ये कहते हैं कि शब्द अर्थ प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो प्रतिभा है, और वो कहते हैं अपनी काव्य के अभिव्यक्ति के लिए काव्य विषय के अनुकूल शब्दों का अनायास चयन जिसके बल पर कवि करता है वो क्या है? प्रतिभा है। तो ये दोनों का मत लगभग समान है, पर शब्दों का खेल थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे वाग्भट का बताया था, है ना, तो वाग्भट ने इन सब का थोड़ा सार संग्रह कर दिया और फिर उन्होंने कहा प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त योत बोध विदायिनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। प्रतिभा क्या है? प्रसन्न पद अर्थात आनंदित करने वाले पद या शब्दों को प्रस्तुत करती है, जो नव्यार्थ नए नए अर्थों को प्रकट करती है। युक्त योद बोध विदायिनी अर्थात जो अपना विषय है उसके अनुसार ज्ञान करवाती है। जो स्फुरंती अर्थात जो नए नए अर्थों को प्रकट करती है। सत्कर्वेर बुद्धि जो विवेक जगाती है, सजगता लाती है। सत्बुद्धि वो सब क्या है? प्रतिभा के अंतर्गत है। और प्रतिभा क्या है? सर्वतोमुखी अर्थात सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये प्रतिभा को लेकर के कुछ लोगों ने जो बातें कही हो। अच्छा, एक चीज को अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे कहा जाए प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु किसने माना? जगन्नाथ ने। ठीक है। तो दूसरा फिर कहते हैं कि किस आचार्य ने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना है? अभ्यास को किसने माना? अभ्यास को मंगल ने माना है। मंगल और दंडी में कंफ्यूज होंगे, क्यों? दंडी क्या कहते हैं कि कभी कभी प्रतिभा के अभाव में भी अभ्यास के द्वारा भी काव्य की रचना की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद एक शब्द और आता है अदृष्ट। ठीक है, शब्द आता है अदृष्ट। अदृष्ट क्या होता है? अदृष्ट कहते हैं दिव्य शक्ति को, देवीय शक्ति को। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो प्रतिभा के जो परिष्कारक हैं कौन कौन है? व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगर ये नहीं भी होते हैं तब भी उसकी जगह पर क्या 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 होता है? कभी कभार जो अदृष्ट है वो प्रतिभा का उत्पादक कारण बन जाता है। अदृष्ट मतलब जैसे किसी देवता ने वरदान दे दिया, किसी महापुरुष ने वरदान दे दिया। हमारे यहाँ पर चलता है कि जैसे
एक हमारे पड़ोस के कवि है, तो उन्होंने कहा कि देवी के वरदान से उन्होंने 55 साल के बाद में वो कवि बनेंगे। जैसे चंद्र बरदाई को भी वरदान मिला था कविता के बल पर। काफी कवि ऐसे हैं जिनको देवी के द्वारा जैसे वरदान मिला और फिर उन्होंने काव्य रचना के लिए प्रवृत्त हुए। तो ये एक उस समय की धारणा थी, आज के युग में नहीं मानी जाती। फिर भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि अदृष्ट को काव्य हेतु किसने माना है? तो वो है जगन्नाथ। या अदृष्ट को किसका प्रतिभा का उत्पादक कारक किसने माना है? जगन्नाथ। तो ये चीजें आपको नोट करनी थी। आप लिख रहे थे क्या अभी? जी सर। इसे वापस बोलना, अदृष्ट वाला। जगन्नाथ ने अदृष्ट को प्रतिभा का उत्पादक कारक, कभी कभी अदृष्ट को भी प्रतिभा का उत्पादक कारण माना है, या परिष्कारक, दोनों ही लिख देना। उत्पादक और परिष्कारक दोनों लिख देना कोष्ठक। हेमचंद्र ने, ये तो लिख लिया आपने जगन्नाथ का। जी। हेमचंद्र ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को क्या माना है? इसके परिष्कारक। प्रतिभाष्य हेतु व्युत्पत्ति, अभ्यास या संस्कार, हेमचंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप परिभाषा याद रखो तो जरूरी नहीं है। आप पर ये याद रखना कि हेमचंद्र का पूछा जाता है ना, कि प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु और व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका परिष्कारक किस आचार्य ने माना है? हेमचंद्र ने। तो जयदेव ने और हेमचंद्र ने एक जैसी ही बात कही है। जयदेव ने क्या कहा है? जयदेव ने कहा है कि जिस प्रकार कोई लता है उसका निर्माण भूमि और जल से युक्त बीज के द्वारा होता है, उसी प्रकार काव्य का निर्माण भी व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त प्रतिभा के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मम्मट ने जो कवित्व का बीज किसको माना है? प्रतिभा को माना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को नहीं माना है। व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों के समन्वित रूप को जिसने माना है, प्रतिभा के साथ साथ प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के समन्वित रूप को काव्य हेतु माना है मम्मट ने। हेमचंद्र के लिए आप एक संस्कृत में पंक्ति है, लिखे आप। नहीं, इनकी जयदेव की, हेमचंद्र की नहीं, जयदेव की, जो लता वाली है उसके लिए, क्योंकि इसका पूछा जाता है जयदेव का। लिखिए, प्रतिभेव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति। पहली पंक्ति पूरी, दूसरी पंक्ति लिखे। हेतुर मृद अंबु संबंध। हेतुर मृद अंबु संबंध। बीजोर उत्पत्तिर, बीजोत्पत्तिर
बीजोत्पत्ति पति र आधा बीजोत्पत्ति लता म्यू लिख लिया सभी ने? जयदेव की परिभाषा लिख ली सभी ने? सर दोबारा बोलो। हेलो, ये लिख दिए हमने तो। लिख ली? ठीक है। हेतुर मृदु अंबु संबंध बीजोत्पत्ति पतिर लतामेव, अर्थात हेतु यानी कारण, ठीक है। मृद अंबु, मृद यानी मृदा, अंबु यानी पानी, संबंध यानी उससे संबंध, बीज, बीजो यानी बीज, जल और भूमि से संबंध बीज, उत्पत्ति किसकी? लतारमेव, अर्थात उससे किसकी उत्पत्ति है? तो ये लता की। और उसी प्रकार काव्य है जो प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास के कारण काव्य की उत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा के द्वारा काव्य की उत्पत्ति होती है, जैसे लता की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इन सभी आचार्यों में जो सर्वाधिक पुष्ट जिसका माना जाता है वो हेमचंद्र का माना जाता है मत। लिख लिए? नोट लगा के लिख लेना, हेमचंद्र के मत को सर्वाधिक पुष्ट माना जाता है। सर ठीक है। तो अगला है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति उस निपुणता को कहते हैं जो विभिन्न काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन अर्थात लोक व्यवहार द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। आप व्युत्पत्ति अलग से टॉपिक डालें, अब नोट करना है आपको। लिख लिया? आगे अब परिभाषा नीचे जो दिखा रहा हूं ये व्युत्पत्ति के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के अंतर्गत कौन सा है, अभ्यास में कौन सा है ना। तो व्युत्पत्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा? लोक शास्त्र का ज्ञान, लोक का ज्ञान, या लोक व्यवहार लिख दिया आप, लोक व्यवहार का ज्ञान, आगे बोलिए। शास्त्र का ज्ञान, ठीक है। और तीसरा आप लिख ले अध्ययन और अध्यापन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब, अध्ययन और अध्यापन इससे संबंधित सब कुछ है वो किसमें आएगा? व्युत्पत्ति में, ठीक है। अच्छा, व्युत्पत्ति के लिए और लिखें, व्युत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। बहुज्ञता और निपुणता, ये दोनों इसके पर्यायवाची। निपुणता शब्द का प्रयोग तो मम्मट के यहाँ दिखता है अपने को, ठीक है। और बहुज्ञता शब्द राजशेखर इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा अभ्यास। अभ्यास से तात्पर्य है अधिकाधिक काव्य का सृजन करना,
काव्य रचना को लिखते रहना, ये अभ्यास है। ठीक है। और अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु किसने माना है, ये नोट कर देना, मंगल ने। मंगल नामक आचार्य ने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना, ये नोट कर लेना, पूछा जाता है। ठीक है। तो व्युत्पत्ति और ये अभ्यास जो दोनों ही काव्य के प्रमुख या आवश्यक हेतु नहीं है, ये ध्यान रखना है। और जब पूछा जाए काव्य हेतु कितने हैं, तो 3 है। उन प्रमुख है प्रतिभा। ठीक है। अदृष्ट जगन्नाथ ने बात की है। ठीक है। अब एक चीज और नोट कर ले, रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं। आप लिख रहे हैं? जी सर। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं। पहला है सहजा। सहजा के कोष्टक में लिख लेना जन्मजात। ठीक है। सहजा के कोष्टक में लिखना है जन्मजात। दूसरी उत्पाद्य। दे उत्पाद्य, उ त आधा पा द आधा और य और आ की मात्रा, उत्पाद्य। उत्पाद्य का अर्थ होता है उत्पन्न की हुई। कोष्टक में लिख देना उत्पन्न की हुई। किसके माध्यम से? व्युत्पत्ति के माध्यम से। व्युत्पत्ति के माध्यम से का तात्पर्य है लोक और शास्त्र के अध्ययन द्वारा प्रतिभा का निर्माण। लिख लिया सभी ने? जी सर। हाँ। अब एक जगह आप लिखिए ममट, नीचे लिखना है आपको ममट। उसके सामने लिखेंगे आप शक्ति है कवित्व बीज। शक्ति है कवित्व बीज, कवित्व बीज संस्कार रूप। लिख लिए? शक्ति है कवित्व बीज संस्कार रूप। लिख लिए? इसके जस्ट नीचे लिखेंगे वामन। ठीक है। अब वामन का लिखिए कवित्व बीजन बीजम, कवित्व बीजम प्रतिभा प्रतिभानम कवित्वस्य, कवित्वस्य बीजम। लिख लिए? वामन वाला लिख लिया आपने? बार दोहरान करें। दोबारा बोलो।
जी, एक बार वामन वाला दोबारा। हाँ, कवित्व बीजम, ज के ऊपर बिंदी है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, लिखा कवित्वस्य, कवित्वस्य, कवित्वस्य बीजम। एक भामा का दोहा है, वो भी लिख लीजिए आप। ये वामन और ये मम्मट का ध्यान रखना दोनों का, है ना। दोनों ने कवित्व का बीज शक्ति को बताया है। शक्ति है कवित्व बीज संस्कार रूप, ठीक है, ये मम्मट का है। और वामन ने शक्ति की स्थान पर प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया है ना, कवित्व बीजम प्रतिभान। पर दोनों ने प्रतिभा, इसको कवित्व का बीज बताया है। तो अगर इन दोनों का पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ने ही बताया प्रतिभा को कवित्व का बीज, और इन दोनों की परिभाषा अलग अलग है। भामा का लिख लीजिए, गुरुपदेशाद, गुरु देशाद धेतु, ये पूरा एक है, गुरुपदेशाद धेतु। गुरुपदेशाद धेतुम शास्त्रम, जडधियो अप्यलम, जडधियो अप्यलम। दूसरी पंक्ति है इसकी, पहली पंक्ति थी गुरुपदेशाध्येतु शास्त्रम जडधियो अप्यलम। दूसरी पंक्ति है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित्। एक मिनट वापस बोलना उसका, ये पहली पंक्ति में लास्ट वाला ना, जड़ ध्यो प्लम, जडधियो अप्यलम, अप्यलम, जडधियो अप्यलम। जी। काव्य तु जायते, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित्। कस्यचित् प्रतिभावतः। ठीक है, भामा ने काव्य निर्माण का मूल हेतु प्रतिभा को माना है, जैसा जयदेव हेमचंद्र कर रहे हैं उसी रूप में, कि काव्य अध्ययन वगैरह ये तो कोई भी जड़ बुद्धि भी कर सकता है गुरु के उपदेश से, पर इसका मूल हेतु है वो है प्रतिभा ही है। जबकि जगन्नाथ के यहाँ भी वो एकमात्र हेतु मानते हैं, ये इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए आप राजशेखर का। बोलो। एक तो ये ध्यान रखना, राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को ही महत्व दिया है, ये एक नोट लिख लेना।
बोलिए। एक तो पहला लिख लीजिए, राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को ही श्रेष्ठ काव्य हेतु माना है। ये ठीक है। और इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। आगे लिख लिया सबने? एक वाग्भट का लिख लीजिए आप। प्रतिभेव वाग्भट, प्रतिभेव च कविनाम काव्य कारण कारणम। प्रतिभेव च कविनाम काव्य कारण काव्य करण कारणम, ये वाग्भट का है। लिख लिया? एक अगली पंक्ति है जगन्नाथ की। जगन्नाथ की एक पंक्ति है, लिख लेना। हेलो सर, हाँ जी। अभी आपने जो बताया था ना, ये वाघ भट्ट वाला था, प्रतिभेव सब कविधाम काव्य हाँ कारण कारण। हाँ हाँ हाँ। हम्म, कोई मेरे पास ऐसी किताब, उसमें हेमचंद्र के काव्य अनुशासन। काव्यानुशासन, ये काव्यानुशासन के अंतर्गत वाग्भट की रचना दी हुई, वाग्भट का दिया हुआ है इसलिए। अच्छा, वो नीचे हेमचंद्र लिखा हुआ है तो मैं हेमचंद्र समझ रहा था, तो इसको काट के वाघ भट्ट कर दो। इनके के ग्रंथ मिलते नहीं है, तो उनका उल्लेख हेमचंद्र के ग्रंथ में मिलता है। जी जी। ठीक है। एक लिख लीजिए आप जगन्नाथ की परिभाषा, ये लास्ट लिख लीजिए आप। तस्य च तस्य च कारणम तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। ठीक है।
हो गया? हाँ जी सर। जी सर। तो ये प्रतिभा या काव्य हेतु से संबंधित जो प्रमुख आचार्यों के मत थे, लगभग यही मत है, और इनके ही मत पूछे जाते हैं। ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के भी कुछ मत हैं, पर उनका कुछ विशेष महत्व नहीं है इतना। ठीक। और उनका अगर महत्व है भी तो जो हमारे काव्य शास्त्री लगे उनके सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाएंगे, अन्य का नहीं है इतना। जैसे अरस्तु की बात हो जाएगी अनुकरण को लेकर के, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही अनुकरण की बात करते हैं। प्लेटो कहता है नकल की नकल है, और अरस्तु कहता है प्रकृति का अनुसरण है और सृजनात्मक अनुसरण है। ठीक है। इसी के अंतर्गत उनके लक्षण आते हैं। ठीक है। प्लेटो वो भी कहता है कि प्लेटो कि कवि विकसित प्राणी और उसके उन क्षणों की वाणी कविता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी बातें आती है। वर्ड्सवर्थ आएगा, कोलरिज आएगा, तो इन आचार्यों को हम आगे पढ़ेंगे, उस समय इसकी बात कर लेंगे। फिर कुछ हिंदी के जो आचार्य हैं तो उनका मैं आप पीडीएफ बना के कल आपके समूह में डाल दूंगा, जो ये काव्य लक्षण के भी थे और काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन इन तीनों के ही है, उनका समन्वित एक पीडीएफ डाल दूंगा इन तीनों के लिए। तो वो आपको पढ़ लेने हैं। अतिरिक्त आप में संस्कृत के अधिकांश जो सवाल पूछा जाएगा जो अभी पढ़ाया इसमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है। और जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को क्यों माना? उन्होंने व्युत्पत्ति और उसकी भी बात करी है, सवाल नहीं की है, पर उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का ही भेद मान लिया है। ठीक है। तो इसलिए वहां पर केवल प्रतिभा, और जो अब अंतिम वाली पंक्ति लगाई उसमें केवल शब्द आ जाता है, इसलिए विशेष करके आरपीएससी वगैरह नोट कर देती केवल प्रतिभा किसने माना है। बाकी ऐसा नहीं। हेमचंद्र भी वही बात कहता है कि प्रतिभा ही मूल कारण है, और ये अभ्युत्पत्ति और अभ्यास उसके परिष्कारक है। जयदेव भी वही बात कह रहे हैं, भामह भी वही बात कह रहे हैं। ठीक है। पर इनके यहाँ केवल शब्द आ जाता है, और दूसरा ये कि व्युत्पत्ति और अभ्यास को ये इसके इसी के भेद मानते हैं, प्रतिभा के ही, और इसके साथ साथ वे एक शब्द का उल्लेख करते हैं अदृष्ट की। तो ये अदृष्ट शब्द जगन्नाथ के संबंध में विशेष हो जाता है। एक तो अदृष्ट, दूसरा केवल प्रतिभा। ठीक है। भामा के संबंध, ये दंडी के संदर्भ में ये होता है कि वो प्रतिभा के साथ साथ अगर कभी कभार प्रतिभा के अभाव में अभ्यास के द्वारा भी काव्य निर्माण को स्वीकृति देते हैं, जबकि दूसरे कोई आचार्य नहीं देते हैं कि केवल अभ्यास के द्वारा। ठीक है। तो ये इसके लिए अनुमति कौन देते हैं? दंडी। पर जो मंगल नामक आचार्य है वो क्या कहता है कि अभ्यास एकमात्र काव्य हेतु है। अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु के रूप में मानने वाला एकमात्र आचार्य वो मंगल है। और दंडी क्या कहता है? दंडी प्रतिभा और तीनों को ही मानता है, प्रतिभा को प्रमुख मानता है। उसके बावजूद भी वो कहता है कि प्रतिभा के अभाव में भी कभी कभार अभ्यास के द्वारा भी काव्य सर्जन किया जा सकता है। तो ये बात किसी और आचार्य ने नहीं कही कि अभ्यास के द्वारा भी काव्य, प्रतिभा के अभाव में कभी कभी काव्य अभ्यास द्वारा भी काव्य सर्जन किया जा सकता है, ये दूसरा कोई आचार्य नहीं कहता है। तो ये ध्यान रखना। एक तो मंगल ने एकमात्र अभ्यास को हेतु माना है, दंडी ने तीनों माने हैं, पर वो ये भी मानते हैं अगर प्रतिभा नहीं है तो कभी कभार अभ्यास के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है, काव्य का निर्माण। ठीक। तो काव्य से संबंधित जो विशेष रूप से जो परिभाषा पूछी जाती है वो पूछी जाएगी आपके मम्मट वाली, शक्ति निपुणता काव्य लोक शास्त्र काव्य देवेक्षात काव्य की शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। ठीक है। तो ये जो है, और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या माना है? प्रतिभा को प्रमुख माना है ना। मम्मट ने शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप, ये भी मम्मट भी तो यही कहते हैं कि कवित्व बीज का जो संस्कार रूप है वो शक्ति है, ये तो सभी कहते हैं। उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का जो समन्वित है वो। हालांकि अगर इस हिसाब से देखें तो मम्मट का जो उद्देश्य था, मम्मट के जो बात कहना चाहते वो तो यही कहना चाहते कि इसका जो प्रमुख काव्य हेतु है वो केवल प्रतिभा है, जबकि वो सारगृही आचार्य के रूप में पहले वाले आचार्यों की बात को भी तोड़ मोड़
उनको नकारना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके द्वारा जो जो लक्षण दिए गए उनको भी इसके साथ कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये तीनों को मिला करके काव्य हेतु का निर्माण होता है, काव्य का निर्माण होता है इन तीनों कारणों से मिल करके। ठीक है, तो ये आज का हमारा अध्ययन हो चुका है। और आज जो पढ़ा इसमें से अगर आपका कोई सवाल है तो आप बात करें और उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। अभी तक जो पढ़ा इसमें सर, हाँ हाँ मैम, ये जो अलग अलग प्रतिभाओं के भेद बताए ना, जैसे जगन्नाथ ने बताया है, राजशेखर ने बताए, फिर रुद्रट ने बताए, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। हेमचंद्र ने बताए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुद्रट की ये जो और ये क्या नाम, राजशेखर, इन दोनों ने जो भेद की इसका पूछा जाता है, बाकी वालों का नहीं पूछा जाता। और एक जो अभी आप बता रहे थे जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ ने भी प्रतिभा के दो भेद बताए, एक अदृष्ट और एक दृष्ट। तो अदृष्ट में केवल वो प्रतिभा जो जन्मजात होती है, देवी शक्ति द्वारा होती है, और अदृष्ट में अभ्यास और व्युत्पत्ति को रखा है उन्होंने, कि अभ्यास हाँ और व्युत्पत्ति वो दिखाई देता है ना हमें, और दिखाई देने से वो उत्पत्ति हो रही है। इस तरह से वो दो भेद तो उसमें भी वो बताए हैं। भेद माने है ना, वो प्रतिभा के भेद माने। व्युत्पत्ति और इनको प्रतिभा के भेद माने हैं, इसलिए हाँ। इसलिए उनके संदर्भ में आता है कि उन्होंने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास की बात नहीं की, बात उन्होंने भी की है, जैसा कह रहे सहराचार्य ने की है, पर उनकी परिभाषा में आता है केवल प्रतिभा, और दूसरा कि उन्होंने भेद मान लिए इन दोनों को। तो इस कारण से बाकी उनके वो भेद याद नहीं करने, अपने को अपने दिमाग में इतना रखना है कि उन्होंने इनको इसका भेद माना है, अलग से काव्य हेतु नहीं माने उनको। ठीक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात तो जगन्नाथ कर रहे हैं, प्रतिभा ये व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी बात तो कर रहे हैं, ऐसा कैसे, तो वहां कंफ्यूज जाता है, नहीं 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 उन्होंने केवल नहीं माना है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, वहां उन्होंने अभ्यास और व्युत्पत्ति को केवल प्रतिभा का भेद माना है। ठीक है, और उनके संदर्भ में अदृष्ट की विशेष, अदृष्ट शब्द को याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी और साथी का कोई सवाल है? सबको क्लियर है? जी सर। सब एक हाँ, एक ही कार्यत्री और एक भाव्यत्री, ये जो प्रतिभा के दो भेद है ना, और एक और राजशेखर ने किसने किया सहजा था? और ये हाँ कार्यत्री और ये राजशेखर के, ये सहजा और उत्पाद या रुद्रट की। हाँ, और एक औपदेशिक आर्या और सारस्वत, वो भोजराज वो किसके हैं? हेमचंद्र का, सहजा और औपदेशिक, उनको अभी आपको, हाँ ये ठीक है, पर उनको याद नहीं करना आपको। जी जी आपको प्रतिभा के भेद केवल दो लोगों के पूछे जाएंगे, एक तो जी राजशेखर है, दूसरा है रुद्रट। ठीक है, जी बाकी लोगों का नहीं पूछा जाएगा, और उनका ना आपको याद करना है, और जी ना इतना दिमाग, एक्स्ट्रा चीजें याद नहीं करनी है, जो जरूरी नहीं है। जी जी, धन्यवाद। ये जगन्नाथ के भी भेद याद नहीं करने अपने को, नहीं पूछा जाएगा। ये बस दिमाग में रखना है कि आप भाई उन्होंने प्रतिभा को ही माना है, बाकी जो वो उनके भेद के रूप में माना है, अलग से काव्य हेतु नहीं माना, अपने को इतना ही याद रखना है इसमें।